गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा दैट विल बी द स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। स्टरलाइजेशन और एसेप्टिक टेक्निक्स का थोड़ा आपका ये लेंदी टॉपिक होगा, करीब करीब इसके 10 से 12 लेक्चर जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, अगर आप इसको समझेंगे कि और बहुत ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के वे से या आपके फार्मेसी कोर्स के वे से जो ये स्टरलाइजेशन का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कहूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो ये सबसे पहले स्टरलाइजेशन है कि आज के जो इस टॉपिक में स्टरलाइजेशन में जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे वो क्या स्टडी करेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या है, व्हाट इज द स्टरलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन की हमें क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड द स्टरलाइजेशन इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, What are the different terms which are related to the sterilization? कि sterilization से related और जो different terms use होती हैं जैसे bactericide, bacteriostate, disinfectant या उनके अंदर या sterilization को हम कैसे differentiate करेंगे and which factors must be considered to select the suitable sterilization process। कि जैसे हम आगे बहुत सारे स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी हीट मेथड्स भी होंगे, बहुत सारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स भी होंगे, बहुत सारी एसेप्टिक टेक्निक्स भी होंगी, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी टेक्निक्स होंगी, रेडिएशन के थ्रू भी टेक्निक्स होंगी, कि हमें कौन से केस में किस टाइप की स्टरलाइजेशन टेक्निक सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है, वो सारे स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आप इस टॉपिक को अगर जब भी मैंने आपको पीछे एक लेक्चर में भी बोला था कि अगर कोई भी क्लास मेरी अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमेशा कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, उसके बीच में जो जो भी टर्म्स मैं आपको लिखवाती हूँ आप जस्ट वो टर्म्स नोट कीजिए, उनके कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स नोट कीजिए, और उसके बाद आप अपनी कोई भी बुक जो आप रेफर कर रहे हो डिप्लोमा लेवल के, डिग्री लेवल के, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जस्ट आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपने ये नहीं देखना कि हमें नोट्स चाहिए, नोट्स इसमें सब जगह आपको मिल जाएंगे, नोट्स आर इजिली अवेलेबल। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट, व्हाट इज द स्टरलाइजेशन, कि स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस, स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय viable form, to destroy viable form of microorganisms, viable forms of microorganisms। अब स्टरलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, स्टेराइल जो एक वर्ड है, स्टेराइल, स्टेराइल वर्ड अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है। कंप्लीट टर्म का क्या मतलब है, मैंने यहां लिखा है देखो कि स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय वायबल फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायबल का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिंदा लिविंग फॉर्म है, वायबल मतलब विच इज द लिविंग फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको किल करना, दैट इज कॉल्ड एज द स्टरलाइजेशन। To kill the viable form of any type of microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस भी हो सकता है, कोई पैथोजन भी हो सकता है, कोई भी। हाँ, कुछ एक जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेसेस हैं उनके अंदर इवन जो रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, रेजिस्टेंट स्पोर्स, दे कैन आल्सो बी किल्ड, resistant spores can also be killed, that process is called as the, these processes are called as the sterilization। अब जैसे मैंने बोला कि आपको कि स्टरलाइजेशन है, ये स्टेराइल है, अगर हम कहीं भी फार्मेसी के अंदर या कहीं भी किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर वर्ड यूज करते हैं, इट इज द स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मीनिंग है कि स्टेराइल अपने आप में एक इंटैक्ट टर्म है। स्टेराइल मतलब इट इज फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनी टाइप ऑफ पैथोजन, किसी भी पैथोजन से या वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो फ्री है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होगा। या तो स्टेराइल टर्म होगी या नॉन स्टेराइल, कि या तो वो स्टेराइल है या वो नॉन स्टेराइल है। पार्शियल स्टरलाइजेशन
ऐसे कोई टर्म नहीं है कि कुछ स्टेराइल हो गया या कुछ मेटल स्टेराइल नहीं हुआ, कंप्लीटली स्टेराइल और नॉन स्टेराइल। सो स्टेरलाइजेशन इज अ कंप्लीट टर्म। अब स्टेरलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है, जैसे कुछ एक टर्म्स हैं हम यूज करते हैं, बैक्टीरियासाइड, सपोज बैक्टीरियासाइड, फंगिसाइड। बैक्टीरियासाइड से रिलेटेड ही एक टर्म है दैट इज बैक्टीरियोस्टेट, बैक्टीरियोस्टेट। नेक्स्ट टर्म है जैसे फंगिसाइड, फंगिसाइड, फंगिस्टेट। इसी तरह से एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स भी हम यूज करते हैं, एक टर्म है। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज ये क्लियर कर देती हूँ कि जहां भी ये साइड टर्म आ जाए, साइड, साइड का क्या मीनिंग है? साइड मीन्स टू किल, साइड मीन्स टू किल एंड स्टेट, स्टेट मीन्स टू इनएक्टिव, टू इनएक्टिवेट। क्लियर है? फर्क समझ में आया कि स्टेराइल का मतलब है टू किल, साइड का मतलब, एंड स्टेट का मतलब टू इनएक्टिवेट। अब यहाँ बैक्टीरियासाइड है, बैक्टीरियासाइड वर्ड से क्लियर है कि बैक्टीरिया को किल करना, और बैक्टीरियोस्टेट है मतलब बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करना। दोनों ही केसेस में मेडिसिन जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल हो, हम उसको मतलब कि हार्मफुल ना हो वो इसलिए यूज करते हैं, लेकिन एजेंट्स अलग अलग हैं। जो तो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज होंगे उनको तो हम बोलेंगे बैक्टीरियासाइड, जो बैक्टीरियाज को इनएक्टिवेट है वो बैक्टीरिया भी किल नहीं हुए, लेकिन उनको इस कंडीशन तक इन्होंने बैक्टीरियोस्टेट एजेंट ने इस कंडीशन तक इनएक्टिवेट कर दिया कि वो हमें हार्मफुल नहीं होंगे, वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोस्टेट। इसी तरह से एक टर्म आती है फंगिसाइड एंड फंगिस्टेट, कि जो फंगी को, फंगस को किल करने के लिए यूज होती है, दैट इज, और उसके स्पोर्स को किल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द फंगिसाइड। लेकिन फंगिस्टेट में जो उसके स्पोर्स को, जो उसको इनएक्टिव करने के लिए यूज होती है। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स है, जैसे कई बार हमें कोई नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है या वायरल हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आजकल जो हमारी एक पेंडेमिक है कोरोना वायरस, उसके लिए बहुत सी एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं। तो उनका क्या मीनिंग है कि जाके जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर चुका है या जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर चुका है उसको इनएक्टिवेट करना। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करती हैं, ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका ऐसा होता है कि ये वायरस को या जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको इनएक्टिवेट कर देती है ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। तो ये कुछ टर्म्स हैं, लेकिन हम इन टर्म्स को, जैसे बैक्टीरियासाइडल एजेंट है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है, हम इन टर्म्स को स्टरलाइजेशन से कंफ्यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया, नहीं। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑफ वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज द डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, इसके साथ भी बहुत, इस टर्म में भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज द डिसइंफेक्टेंट्स, व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? डिसइंफेक्टेंट्स आर द केमिकल्स, disinfectants are the chemicals which are used to inactivate, which are used to inactivate the pathogenic microorganisms, pathogenic microorganisms। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो फर्क क्या हुआ डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन के अंदर कि स्टरलाइजेशन में तो किलिंग होगी और ये इनएक्टिवेट करेंगे, ये उनको इतनी स्टेज तक इनएक्टिवेट कर देंगे कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता। जैसे सिंपल अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल लें तो जो हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं,
हर बार हम यूज़ भी करते हैं और सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे कोरोना वायरस की पेंडेमिक के टाइम की हर चीज़ को, किसी चीज़ को हम टच करते हैं या किसी भी चीज़ को हम बाहर से लेके आते हैं तो हम उसके ऊपर सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइजर क्या है, उसमें एक एल्कोहल की अमाउंट ही है, आप कभी उसकी लेबलिंग ध्यान से पढ़ना। तो वो एक क्या है, वो एक डिसइंफेक्टेंट है, वो कोई उस वायरस को किल नहीं कर रहा, वो उस वायरस को इस स्टेज तक इनएक्टिवेट कर देता है कि वो हमें हार्म ना करे, वो सरफेस को इनएक्टिवेट कर देता है कि वो हमें हार्म ना करे। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टरलाइजेशन एंड द डिसइंफेक्टेंट। तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस के, जिनको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड द डिसइंफेक्टेंट। This is the sterilizing agent or sterilization और यहां है आपके पास डिसइंफेक्टेंट। डिफरेंस क्या है, सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है कि स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू किल द viable microorganisms, to kill the viable microorganisms, जबकि disinfection क्या है, these are the chemicals which are used to inactivate the microorganisms, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड डिफरेंस क्या है मेन इसके अंदर, सेकेंड वन इज स्टरलाइजेशन, दे कैन ऑल्सो किल और ऑल्सो डिस्ट्रॉय रेजिस्टेंट स्पोर्स। कुछ स्टरलाइजेशन की प्रोसेस ऐसी होती है जो रेजिस्टेंट स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, but they can't destroy resistant spores। अब रेजिस्टेंट स्पोर्स क्या है, रेजिस्टेंट स्पोर्स क्या है, रेजिस्टेंट स्पोर्स क्या है, स्पोर्स होते हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी इनएक्टिव फॉर्म में बहुत लंबे टाइम तक इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोर्स। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमने जो कोरोना वायरस है, अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि कोरोना वायरस तभी एक्टिव होता है जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। आप लोगों को जैसे आप लोग जगह जगह प्रिकॉशंस भी लेते हो, कहीं जाते हो तो किसी चीज को टच नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा चीजों को टच नहीं करना। क्यों नहीं टच करना, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को, सपोज किसी टेबल को, किसी चेयर को, किसी भी चीज को, सपोज मैंने यहाँ एक डेस्क को टच किया, हो सकता है उस डेस्क के ऊपर स्पोर्स पड़े। स्पोर्स क्या है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इनएक्टिव फॉर्म है। वो इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलने के बाद तब वो जाके सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, उनको सूटेबल जो है न्यूट्रिशन मिलेगा, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बॉडी के अंदर जाकर वो ग्रो करेंगे। स्पोर इज एक्चुअली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म। और ये स्पोर्स जो है हाईली थर्मल स्टेबल है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ये स्टेबल रहते हैं, खत्म नहीं होते, और कई सालों तक, आप ये कह सकते हो कि कम से कम 100 साल तक ये स्पोर्स जो है इनएक्टिव स्टेज में पड़े रह सकते हैं।
ऐसा नहीं है जैसे ये कोरोना वायरस की जो डिजीज है कि अगर सपोज अब 6 महीने 8 महीने में खत्म हो जाती है, तो अगर इसके स्पोर्स यहाँ पे सरफेस पे पड़े रह जाएंगे तो ये कभी भी दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पुरानी हेड्स देखी भी होंगी कि ये जो डिजीज है इसी टाइप की कुछ डिजीज 1980 में और 300 साल पहले भी आई थी, तो हो सकता है वही स्पोर्स दोबारा से एक्टिव हो गए हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। इसी तरह से जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे अगर कोई खेलते टाइम, सपोज छोटे बच्चे खेलते टाइम या सपोज हमें भी कहीं पे ओपन कट लग जाता है, वुंड लग जाता है, घाव बन जाता है किसी तेज कटर से, तेज हथियार से, या सपोज मिट्टी में ही खेलते खेलते ओपन वुंड बन गया, तो हमेशा सबसे पहले कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? टेटनस का। टेटनस का इंजेक्शन लगाने का रीजन क्या है? क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जिसकी वजह से टेटनस होता है, ठीक है, वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के जो स्पोर्स हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं कई सालों तक। तो ऐसा ना हो कि जब आपने, और वो ओपन वुंड्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई ओपन वुंड हो, कोई ऐसी जैसे किसी कोरोसिव आयरन मेटल से अगर हमें कोई घाव बना है या कोई मिट्टी में खेलते हुए घाव बना है, तो विद इन द 24 आवर्स हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए ताकि वो स्पोर हमारी बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव ना हो। तो ये जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन क्या होती है कि ये स्पोर्स को किल करते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है ये स्पोर्स को किल नहीं करते, इनका स्पोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं। तीसरा जो स्टेप है कि स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस है इट में बी फिजिकल, ये प्रोसेस है, इट इज अ फिजिकल, इट में बी केमिकल और it may be through the radiations. It is a process. It is not an agent. Sterilization कोई प्रोसेस है, लेकिन disinfectants क्या है? These are only chemicals. ये सिर्फ chemicals हैं which are used to inactivate the microorganisms. जैसे सिंपल एक डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल दें तो डिटोल इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट, सेवलॉन इज ऑल्सो ए डिसइंफेक्टेंट। फोर्थ अगर हम एग्जांपल इसका डिफरेंस लेके चलें, दैट इज स्टरलाइजेशन, इट इज ऑल्सो यूज्ड ऑन फूड प्रोडक्ट्स, जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड ऑन फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं these are only used on the non-living surface. These are only used on the non-living surface. These are not used on the food. These are not used on the pharmaceuticals. तो ये जो मेन चार डिफरेंस है मेनली डिसइंफेक्टेंट्स के और स्टरलाइजेशन के, इसके अलावा आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, डिसइंफेक्टेंट जो है केमिकल एजेंट्स होते हैं। स्टरलाइजेशन में आप एग्जांपल दे सकते हो कि रेडिएशन के, ड्राइंग मेथड के, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के, जैसे आप आगे पढ़ोगे तो इसको कितना मर्जी एलेबोरेट कर सकते हो। और डिसइंफेक्टेंट में आप एग्जांपल दे सकते हो डिटोल सोप के, सेवलॉन के, या जो आज हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर द डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो मेनली जो बेसिक जो चार डिफरेंस मैंने आपको बताया है, दीज आर द मेनली द डिफरेंस बिटवीन द sterilization as well as the disinfectant. Sterilization is to kill the viable microorganism. Disinfectants are the chemicals which are used to inactivate the microorganism. Sterilization is used to kill and destroy the resistant spores, whereas the disinfectant they can't destroy the resistant spores. Sterilization is a process by physical, chemical or radiation method, whereas disinfectant is a process in which the chemical, it is not a process, in this only the chemical agents are used to inactivate the microorganism. They can be used on the food products as well as the pharmaceutical products, but they are not only used on the non-living surface. तो ये था हमारा main basic difference between the sterilization and the disinfectants. अब आगे जो टॉपिक है कि why we need the sterilization, कि हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत है क्यों। क्वेश्चन डिस्कशन है कि why we need sterilization, why we need sterilization। इसके छोटे से डिस्कशन हम यही, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टरलाइजेशन
स्टरलाइजेशन है क्या। तो इस टॉपिक से काफी कुछ तो आपको ये क्लियर ही हो गया होगा कि हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज कि जितने भी हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में जो एक कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जैसे हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर करती हैं, फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस, आईवी इंजेक्शंस हो गए, या बहुत सारे जैसे इंजेक्शन जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस अगर हम ले रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो नेजल ट्रैक के थ्रू हम ले रहे हैं, या हम आईज के अंदर जो आई प्रिपरेशंस हैं वो हम एंटर कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वहां जाकर जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक करने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो उस केस में हम यही अवॉइड करेंगे, यही कंडीशन होगी हमारी जो भी हम पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं या इंटरनल नेजल प्रिपरेशंस हैं या आई प्रिपरेशंस हैं या और भी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं कि दे मस्ट बी द स्टेराइल। उनके स्टेराइल होने का रीजन आपको समझ में आ गया कि स्टेराइल किसका मतलब कि उनमें किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो ताकि वो हमारी बॉडी को जाके हार्म ना करे। दूसरी चीज है कि फिर हम क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो ऑरल प्रिपरेशंस हैं, सभी ऑरल प्रिपरेशन स्टरलाइज नहीं होती। वाई? क्योंकि बहुत सी जो ऑरल प्रिपरेशंस होती हैं, ऑरल प्रिपरेशंस कहाँ जाएंगी, स्टमक के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक में क्या होता है कि बेसिक एसिडिक पीएच होती है या इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक पीएच है। तो स्टमक के अंदर जो पीएच है या स्टमक के अंदर कुछ स्टमक का माइक्रोबियल फ्लोरा है, तो स्टमक के अंदर जो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ऐसा एंटर करेंगे पैथोजन, तो वो स्टमक के जो एसिड हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है या बेसिसिटी जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी उससे इतनी डेवलप होती है कि वो पैथोजन हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। लेकिन जहां जरूरत है, जैसे सपोज एंटीबायोटिक्स, हम बच्चों के केस में जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं या सिप्रोफ्लॉक्स वगैरह या जो भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, तो दे शुड बी द स्टरलाइज। तो इसलिए हमें बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के केस में भी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस की जरूरत है। बहुत से फूड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से क्या इवन फूड प्रोडक्ट्स तो ऑलमोस्ट सभी स्टरलाइज होते हैं, क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स हम खाएंगे तो ऑब्वियसली अगर फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी में कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो वो हमें हार्म करेगा। तो ये था हमारा जो जनरल सा डिस्कशन का टॉपिक था, आज का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन से डिफरेंट जो बेसिक टर्म्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, डिसइंफेक्टेंट से क्या डिफरेंस है, या स्टरलाइजेशन की हमें क्यों जरूरत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस की सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, या कौन कौन से डिफरेंट टाइप की स्टरलाइजेशन प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।